नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दूरदर्शन किसान के दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में दिया जवाब। कहा, विशेष रूप से किसानों और कृषि क्षेत्र को समर्पित चैनल स्थापित कर रहा है नए आयाम। देश के दूरदराज क्षेत्रों तक किसानों और ग्रामीण समुदाय तक पहुंचकर किसानों को बनाया जा रहा है सक्षम। कृषि कानून से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए सरकार प्रयासरत। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के साथ सक्रियता से बातचीत है जारी। आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच अब तक हो चुकी है 11 दौर की बातचीत। कहा, सरकार किसानों के मुद्दे के प्रति है गंभीर और संवेदनशील। पशुओं के इलाज के लिए अब ई पशु चिकित्सा की सुविधा। पशुपालकों को अपने पशुओं से जुड़ी घर बैठे मिलेगी हर तरह की सलाह। कॉमन सर्विस सेंटर दे रहा है ई पशु चिकित्सा की सुविधा। पशु का टीकाकरण, पशु प्रबंधन, पशु चारा योजना सहित मिलने वाली हर तरह की सुविधा से किसान हो सकेंगे लाभान्वित। और महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश। रायगढ़, सतारा, कोल्हापुर और सांगली में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में 50 से ज्यादा लोगों की मौत। एनडीआरएफ और वायुसेना समेत तमाम एजेंसियां राहत और बचाव कार्य में जुटी। प्रधानमंत्री ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात कर हालात का लिया जायजा। और अब खबरों पर नजर विस्तार से डालते हैं। और आप लोगों के प्यार और स्नेह का ही नतीजा है कि दूरदर्शन किसान के दर्शकों की जो संख्या है वो 22 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक जवाब दिया। दूरदर्शन किसान के दर्शकों की जो संख्या है 22 करोड़ के पार है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में जवाब दिया था कल। इसके साथ साथ प्रसार भारती किसान समाचार रेडियो टेलीविजन के जरिए किसानों को शिक्षित करने के लिए समर्पित चैनल है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि लगातार दर्शकों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। प्रसार भारती सैटेलाइट टीवी चैनल डीडी किसान सातों दिन 24 घंटे प्रसारित करता है, आधुनिक जानकारी देता है। उन्होंने कहा कि ये चैनल विशेष रूप से किसानों और कृषि क्षेत्र को समर्पित है, जहां पर किसानों को आधुनिक जानकारी दी जाती है। इसके साथ साथ डीडी किसान देश के दूर दराज क्षेत्रों तक किसानों और ग्रामीण समुदाय तक पहुंचता है। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रसार भारती का समर्पित यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर लोग जाकर इन खबरों को देखते हैं जो खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरें होती हैं, जहां दर्शक दुनिया भर के कार्यक्रमों तक डिजिटल माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। किसान समाचार, चौपाल चर्चा, गांव किसान, मौसम खबर, हेलो किसान, कृषि दर्शन और स्वस्थ किसान लोकप्रिय कार्यक्रम है। किसान डीडी किसान की एक महत्वपूर्ण लोकप्रिय कार्यक्रम है जिनकी संख्या 22 करोड़ के पार पहुंच चुकी है दर्शकों की। देश के दूर दराज क्षेत्रों तक किसानों और ग्रामीण समुदाय तक पहुंचकर किसानों को सक्षम बनाया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के जरिए किसान लगातार लाभान्वित हो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उनकी आमदनी कैसे बढ़े। आधुनिक खेती के बारे में उन किसानों को जानकारी भी दी जा रही है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किसान संगठनों के साथ सक्रियता से बातचीत करती रही है। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। तोमर ने यह भी बताया कि इस बातचीत में सरकार ने हमेशा किसान संगठनों से कृषि कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा का अनुरोध किया है, ताकि इनके बारे में यदि उनकी कोई आपत्ति है तो उसके समाधान के लिए बातचीत की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान संगठन केवल कृषि कानूनों को वापस लेने पर जोर देते रहे हैं। कृषि मंत्री ने भी बताया कि सभी दौर की बातचीत में सरकार ने जोर दिया है कि किसानों को कृषि कानून वापस लेने की मांग करने के बजाय इनके प्रावधानों पर अपनी चिंताओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि उनका समाधान किया जा सके। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के मुद्दों के प्रति गंभीर और संवेदनशील है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह जरूरी है कि किसान खेती के साथ साथ पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन जैसे छोटे छोटे उद्योग भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ पशुपालन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत नंबर 1 के स्थान पर। इसीलिए ई पशु चिकित्सा के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे उनके पशुओं के स्वास्थ्य की सलाह दी जा रही। यानी कि किसी भी पशुपालक का पशु बीमार होता है तो अच्छे से अच्छा पशु डॉक्टर ऑनलाइन सलाह देगा।
ई पशु चिकित्सा पर विस्तार से बात की कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी ने। आज हमारे साथ कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दिनेश त्यागी जी। ई पशु चिकित्सा पर हम बात करेंगे कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो पशुपालक हैं उनके लिए सीसी के द्वारा जो ई पशु चिकित्सा सुविधा है वो उन तक कैसे पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत सर हमसे बात करने के लिए। सर मेरा सबसे पहला सवाल है कि जो ई पशु चिकित्सा है कॉमन सर्विस सेंटर की, वो जो पशुपालक हैं जो पशुपालन करते हैं उनके लिए कितना फायदेमंद और कैसे वो लाभ उठा पा रहे हैं। देखिए, हम पहले टेलीमेडिसिन करते थे पुरुषों के लिए, लेकिन हमने देखा कि गांव में पुरुषों अपने इंडिविजुअल के अलावा जानवरों का भी सेहत उतनी ही ज़रूरी है। तो फिर हमने टेली मेडिसिन का वही प्लेटफॉर्म जानवरों के टेली कंसल्टेशन के लिए स्टार्ट किया। तो ये वेटरनरी कंसल्टेशंस हैं, हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो गांव में कोई भी किसी का कोई भी जानवर होता है, अगर उसको कोई बीमारी है या उसको कोई सलाह लेनी है तो वो दोनों आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किसान बात करता है, जानवर के बारे में जो सिम्टम्स हैं वो वेटरनरी डॉक्टर्स को बताता है। वेटरनरी डॉक्टर सारी बातें सुन करके उसका जो पैटर्न है या उसका जो बिहेवियर है, उसकी परेशानियां क्या है, अगर कोई इन्फेक्टेड पोर्शन है तो उसकी फ़ोटोग्राफ भी दिखा देते हैं। उसकी फ़ोटोग्राफ देकर वो देख करके उसको फिर वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देता है और उस प्रिस्क्रिप्शन से वो अपनी दवाइयाँ ले आती, या तो ख़रीद लेता है, ये तो हमारे ऑनलाइन सिस्टम में वो दवाइयाँ भी खरीद सकता है। और इससे काफ़ी लोगों को मदद होती है, क्योंकि गांव में जो बहुत सारे लोग हैं उनकी चाहे गाय है जिसका उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो इससे एक फ़ायदा है कि लोगों की बीमारियां तो किस जानवरों की परेशानी दूर होती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है। इसमें वीएलई की कितनी बड़ी भूमिका है, उसकी अवेयरनेस कितनी महत्वपूर्ण है कि किसान उसके पास तक पहुंचे, या वीएलई खुद भी गांव में जाकर जिनके पास जो बड़े पशुपालक हैं जो पशुपालन करते हैं उन तक पहुंच सारा काम वही करता है। लोगों को समझाना, सर्विस के बारे में बताना, उनको मोटिवेट करना, उनको लेके आना अपने सेंटर पे और उनको अनेबल करना, क्योंकि वो किसान अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। पहले उसको कॉन्फिडेंस क्रिएट करना होता है कि ये भी एक तरीका है आपके जानवरों की इलाज करने का। जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो जानते हैं, पर ये भी एक तरीका है। और फिर किसान आता है, उसको बुलाता है, फिर उसकी एनेबलमेंट करता है, अपनी टेक्नोलॉजी अपने कंप्यूटर से उसकी बात कराता है, वो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है को प्रिंट करके देता है, फिर उसकी दवाइयाँ लेने में भी मदद करता है। और उसको अगर दोबारा सलाह देनी है, दोबारा उसी चीज़ को दिखाना है, तो उसको फिर उसी साइंटिस्ट से, उसी वेटरनरी डॉक्टर से बात कराता है। गांव में पशु डॉक्टर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो पशुपालन करने वाले जो किसान हैं उनके लिए बड़ी समस्या रहती है अगर उनका कोई पशु बीमार हो जाता है। तो क्या कॉमन सर्विस सेंटर के कुछ चिन्हित डॉक्टर हैं और कोई समय भी निर्धारित है कि आप अगर आज आपका पशु बीमार हुआ है और आपने आज ऑनलाइन आवेदन किया तो कब उसको सुविधा मिलेगी? देखिए, हमारे पास एक तो हमने भारत सरकार के जो कृषि विकास केंद्र हैं KVK, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है और हमने अपने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को सारे KVK साइंटिस्ट के साथ दिया है। तो वो एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग है उनको भी सलाह देते हैं, उनके पास वेटरनरी डॉक्टर्स भी हैं। तो वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए हमारा VLE जब भी वेटरनरी डॉक्टर की बात होती है तो उसको अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता है। वो डॉक्टर जब भी अवेलेबल होता है, वो डॉक्टर अपनी टाइम बता देता है कि मैं किस वक्त अवेलेबल हूँ, उसी वक्त उस किसान को बुला लेता है और डॉक्टर और वो किसान बात कर लेते हैं। तो एक तो कृषि विकास केंद्र है, दूसरा हमारे पास कुछ अपने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं जो हमारे सिस्टम में है। तो अगर हो सकता है किसी को ज़रूरत है इमीडिएटली, तो हमारा वेटरनरी डॉक्टर जो हमारे पास है वो उसकी मदद करता है। क्या किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ये भी सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं का कैसे ख्याल रखें ताकि जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो और बढ़ सके? कौन सा चारा दें, किस समय पे कौन सी दवाई देनी है, क्या ये भी जानकारी दी जाती है? हमने कुछ कंपनियों के साथ, जैसे इफ्को का जो फूड है, जो किसान के कई बार उसको खाने का सामान नहीं मिलता, उसके पशु को खाने का सामान नहीं, तो वो हमारे सिस्टम से खरीद के दे सकता है। तो हमारे पास गोदरेज का भी है, हमारे पास इफ्को के भी हैं। तो ऐसे हमने कुछ अच्छे जो प्रोडक्ट हैं जो गाय के या भैंस के खाने के लिए चारा मिलता है जिसमें, और बहुत अच्छे हैं और सस्ते दामों में मिलते हैं, वो हमारे VLE खरीद लेता है और वो किसानों तक दे सकता है। तो और फिर हम कोशिश ये भी कर रहे थे कि उसके दूध को बिक्री करने में भी सलाह हो सके, मतलब उनका जो प्रोडक्ट होता है उसको भी हम उसकी मदद कर सकें। तो एक तो हुआ इनपुट का, एक होता है हम उसके आउटपुट को भी कैसे हम उसकी मदद कर सकें, ये भी हमारी थोड़ी कोशिश रहती है। और हमने अमूल के कुछ पार्लर्स खोले हैं, अमूल की शॉप्स हमारे VLEs ने, अमूल ने हमारे साथ टाइप किया है, तो उसमें वो अमूल के प्रोडक्ट्स को भी करते हैं। और कुछ महिलाएं हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम में बिक्री करती हैं, उनकी हम मदद करते हैं, हैंड होल्ड करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
अभी हम इसमें 30 रुपये लेते हैं, 30 रुपीज़ लेते हैं फार्मर से जो कंसल्ट कराना चाहता है। और उसमें से क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उसको हमें पेमेंट करना होता है। जो कुछ सरकारी हैं वो तो फ्री करते हैं, जो सरकारी सेवा है तो उनसे नहीं लेते हैं। और वीएलई क्योंकि अपना कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता है तो ये इंसेंटिव उसके लिए होता है। तो ये थे कॉमन सर्विस सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश त्यागी जी, जिनका मानना है कि ई पशु चिकित्सा के माध्यम से जो पशुपालन करने वाले जो किसान हैं वो घर बैठे या फिर नजदीकी जो सीएससी सेंटर है वहां जाके अपने पशुओं के जो स्वास्थ्य के प्रति जानकारी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और डॉक्टरों का एक पैनल है जो ये बताएगा कि उनको कौन सी दवा चाहिए, कब कौन सा चारा उन्हें देना है, ताकि जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ाया जा सके। और यही मकसद भी है कि दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि किसानों की आय भी दोगुनी होगी, जो 2022 का लक्ष्य है। संतोष चौधरी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करेंगे दिल्ली सरकार और किसानों की। किसानों से किए गए वायदे पर दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है, उसके साथ बिधूड़ी ने यह भी कहा है कि दिल्ली विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि किसानों के साथ किए गए वायदों को पूरा करे दिल्ली सरकार। किसानों के साथ किए गए वायदों को पूरा करो दिल्ली सरकार, ये जो नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी उन्होंने दिल्ली सरकार से मांग की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिधूड़ी ने दिल्ली प्रदेश भाजपा के किसान मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं, किसानों के हित से जुड़ी बातें उठाई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली के किसानों से कई वायदे किए, लेकिन उनमें से एक को भी पूरा नहीं किया है। ये जो प्रतिपक्ष के नेता है उन्होंने आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत ने केजरीवाल सरकार से इस पर 1 महीने के अंदर फैसला लेने के लिए भी कहा है। वायदे पूरे नहीं होने पर आने वाले दिनों में दिल्ली के किसान अपना संघर्ष तेज करने के लिए मजबूर होंगे। और आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में उम्मीद जताई है कि आज की दुनिया जो कोविड-19 महामारी से जूझ रही है वह बुद्ध की असीम करुणा से प्रेरित हो और मानवीय कष्टों के सभी स्रोतों को दूर करने का संकल्प ले। Application of Buddhist values and principles in addressing issues of global concern will help in healing the world and making it a better place. Reeling under the impact of COVID-19, the world, more than ever before, needs the healing touch of compassion, kindness, and selflessness. These universal values propagated by Buddhism need to be adopted by all in their thoughts and actions. I hope today's world gets inspired by the Buddha's infinite compassion and resolves to overcome all sources of human suffering. I pray that human society follows the ideals of the Buddha and works to make our planet a more hospitable habitat. राष्ट्रपति ने साथ ही कहा कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में बुद्ध की मूल्यों और सिद्धांतों का इस्तेमाल करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद मिलेगी। The world needs the power of the Buddha in the form of love, compassion, non-violence, and healing to conquer the forces of violence, disease, conflict, and poverty. The Buddha's assurance of putting an end to suffering, his emphasis on universal compassion and non-violence, his message to pursue morality and moderation in all aspects of life have inspired countless people over the last 2,600 years since his first sermon at Sarnath on this very day. और इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन परिसर में आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के मौके पर पीपल का पौधा लगाया। इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति ने परिसर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि आज हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है और यही कारण है कि पूरी दुनिया में लोग बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। जहां ज्ञान है वही पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। और दूसरी खबरों में अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में 1947 में बने प्रदेश के सबसे पुराने कृषि कॉलेज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय का हाल ही में प्लेटिनम जुबली शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जे.एस. संधू के सफल नेतृत्व में वर्चुअली आयोजित इस समारोह से बतौर मुख्य अतिथि जुड़े प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पारंपरिक कृषि पद्धतियों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़कर युवाओं को हुनरमंद बनाने पर बल दिया। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की यह खास रिपोर्ट। देश की आजादी के उत्सव वर्ष में 1947 में राजस्थान के जोबनेर कस्बे में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय की एक छोटे स्तर पर शुरुआत की गई थी। आज इस महाविद्यालय से पढ़े लिखे छात्र न केवल देश और दुनिया में यहाँ की ख्याति को यश कीर्ति के रूप में फैलाने का काम कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा शोध और अनुसंधान के मामले में पूरी दुनिया में जोबनेर का नाम रोशन करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। राजस्थान में कृषि शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के मामले में जयपुर ग्रामीण स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय का नाम देश और दुनिया में विख्यात है। 1947 में गठित इस कॉलेज का प्लेटिनम जुबली वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित एक वर्चुअल समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों से जुड़ी कृषि परंपराओं को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर युवाओं की कौशल दक्षता को बढ़ाने पर जोर दिया। राज्यपाल ने 74 वर्ष पूर्व इस कृषि कॉलेज की नींव रखने वाले महान शिक्षा प्रेमी रावल कर्ण नरेंद्र सिंह को याद किया। गुणवत्ता एक शोध प्रकाशन को बढ़ावा देने के प्रयास हो रहे हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि शोध प्रकाशनों में भारतीय चिंतन और दृष्टि का अधिकाधिक समावेश हो। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने कहा कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय ने शिक्षा का उजियारा फैलाकर देश के कृषि जगत को गौरवान्वित किया है। यहाँ के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जोड़कर हुनरमंद बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर को विश्व बैंक से 23.89 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहायता में ये नया प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और इसमें विश्वविद्यालय ही पार्टिसिपेट कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने 23.89 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय को दिए हैं।
कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों का स्वागत करते हुए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जे.एस. संधू ने कहा कि एसकेएन कृषि कॉलेज के 74 साल के गौरवशाली इतिहास को लेकर रावल कर्ण नरेंद्र सिंह की स्मृतियों में 2022 तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर संधू ने कहा कि रावल साहब की बदौलत आज यहाँ से ज्ञानार्जन कर हजारों विद्यार्थियों ने उच्च पदों पर आसीन होकर देश और दुनिया में इस कॉलेज का नाम रोशन किया है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जो 1947 में एस्टेब्लिश हुआ था, आज वो 74 साल पूरे कर चुका है और यहाँ पर प्लेटिनम ईयर इसका शुरू हो रहा है। इन 74 सालों में कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई, क्या क्या वहाँ से यहाँ से साइंटिस्ट वैज्ञानिक पैदा हुए और कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई इस महाविद्यालय की, क्या क्या देन है। जून 30 तक का जो है 2022 तक इसकी प्लेटिनम जुबली ईयर की जो है हमारी सब गतिविधियां हमने प्लान कर लिया और उसको व्यापक रूप में हम उसको प्रदर्शित करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के होस्ट व एसकेएन कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने समारोह के उत्सव मूर्ति राज्यपाल कलराज मिश्र व अन्य अतिथियों का आभार जताते हुए कॉलेज में शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में भी सभी के सहयोग की उम्मीद जताई। राजस्थान में 74 वर्ष पूर्व कृषि शिक्षा को नया आयाम देने की सोच के साथ कृषि महाविद्यालय की सौगात देने वाले दानवीर रावल नरेंद्र सिंह जी के त्याग एवं समर्पण को नमन करते हुए प्रिंट एवं मास मीडिया कर्मियों को कृषि नवाचारों को ठोस एवं सकारात्मकता के साथ करने हेतु साधुवाद देता हूँ। गौरतलब है कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर ने अपनी 74 वर्षों की गौरवशाली यात्रा के दौरान राजस्थान के कृषि विकास के लिए न केवल पोषक तत्वों से भरपूर बाजरा, जौ, सौंफ और अन्य फसलों की नवीन किस्में व उत्तम बीज विकसित करने का अहम काम किया है, बल्कि कृषि शिक्षा, शोध एवं अनुसंधान के लिए देश और दुनिया के संस्थानों को वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ व प्रगतिशील किसान देकर वैश्विक पटल पर जोबनेर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने का अनुकरणीय काम भी किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर राजस्थान के जोबनेर कस्बे के शिक्षा प्रेमी रावल नरेंद्र सिंह ने 1893 में अपने गांव में एंग्लो वैदिक हाई स्कूल की स्थापना की थी। उनके बाद उन्हीं की प्रेरणा से उनके पुत्र रावल कर्ण नरेंद्र सिंह ने 1947 में कृषि कॉलेज की स्थापना की। आज ये कॉलेज एक विश्वविद्यालय में तब्दील हो चुका है और इस कॉलेज में आज न केवल बीएससी और एमएससी की पढ़ाई हो रही है, बल्कि तकरीबन 15 विभागों में पीएचडी की पढ़ाई होने के साथ साथ यहाँ से पढ़े लिखे शोधार्थी देश और दुनिया में जोबनेर का नाम रोशन करने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सौरभ के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात करते हैं बदलते मानसून की। दक्षिणी मानसून की बारिश गोवा में भी तांडव मचा रही है। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश के चलते गोवा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जगह जगह पानी जल जमाव की स्थिति बन गई है। वहीं निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। प्रशासन ने अभी तक 1000 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तरी गोवा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के दल राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और उन्होंने विभिन्न इलाकों में बाढ़ में फंसे कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण बनी बाढ़ की स्थिति पर बात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री से फोन पर बात कर बाढ़ की स्थिति से प्रभावित लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम की जानकारी ली और साथ ही राज्य को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। जो कि बिहार के शिवहर से लोकसभा सांसद है। अगर राजनीति में